हेलो स्टूडेंट, कहते हैं कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको देख के वास्तव में जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है, और कई बार जो है बच्चे उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, जबकि बहुत अच्छा क्वेश्चन अर्थशास्त्र में कई प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है और उसमें काफ़ी अच्छी मार्किंग भी होती है। 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। तो इसको मैं समझाने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूँगा, और ये उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला प्रश्न है जो इसको देख के डरते हैं और एग्ज़ाम में इसको छोड़ के आ जाते हैं। हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम, इस पे मैं वीडियो लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये इस टाइप का प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि आपको जो है निम्न समकोश से अनुमान लगाना है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कितना और निजी आय कितनी है और व्यक्तिगत आय कितनी है। स्थिर पूंजी का उपभोग हमको जो है 300 दे रखा है। विदेशों से शुद्ध साधन आई -100 दे रखी है। -100 मतलब जो गैर निवासियों और हमारे देश के जो लोग बाहर काम करते हैं उनका जो गैप है, उनका जो अंतर है वो माइनस नेगेटिव है, तो इसलिए इसको -100 करोड़ दर्शाया गया है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर हमको जो है 400 दे रखा है, और निजी क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र से अर्जित आय हमको 800 दे रखी है। इसके बाद जो है सरकारी प्रशासनिक विभागों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण हमको 300 दे रखा है। शेष विषयों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण हमको 200 दे रखा है। निजी निगम क्षेत्र की बचत हमको 200 दे रखी है, और निगम कर हमको 100 दे रखा है। तो इन डाटाओं के द्वारा हमको जो आगे का हमारा क्वेश्चन है जीडीपी है और निजी आय है और हमको व्यक्तिगत आय है वो कैलकुलेट करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इसको जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जीडीपी के लिए हमको राष्ट्रीय आय को जोड़ना होगा, स्थिर पूंजी का उपभोग जोड़ना पड़ेगा, शुद्ध प्रत्यक्ष कर जोड़ना पड़ेगा, और विदेशों से शुद्ध साधन आय इसमें माइनस कर देनी है, क्योंकि घरेलू उत्पादन है। तो घरेलू में हम लोग क्या करते हैं, जो विदेशों से शुद्ध साधन आई है NFI है उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जैसे कि डेटा में उपलब्ध था, राष्ट्रीय हमको जो है 1200 करोड़ दे रखी थी, और स्थिर पूंजी का उपभोग हमको जो है 300 करोड़ दे रखा था, शुद्ध प्रत्यक्ष कर हमको 400 करोड़ दे रखा था, और विदेशों से शुद्ध साधन आय हमारी कितनी थी, वो -100 थी, यानी कि नेगेटिव थी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल सी है, 1200 और 300 1500 और 400 जो है हमारे पास 1900 बन गया है, यानी कि मतलब 1900 ये आ गया। और क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो और इसको घटाना भी है, तो ये दोनों माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, यानी कि मतलब 100 और ऐड करना है इसमें। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो गया, 2000 करोड़। तो जो हमारा जीडीपी है वो हमको इस जो दिए गए आंकड़े थे उनमें से कितना प्राप्त हो गया, 200 करोड़ 2000 करोड़ हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है जीडीपी मार्केट प्राइस। तो इस प्रकार से ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, केवल डेटा का जोड़ और घटाना है इसमें, अदरवाइज़ बड़ा आसान सा है। तो इसको आप आराम से कर लेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को पीछे जाके आप देख लेंगे, तो आपकी समझ में पूरी तरह से ये आ जाएगा। तो आइए आप आगे कैलकुलेट करते हैं निजी आय को। अब निजी आय के लिए हमको क्या करना है कि निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से अर्जित आय इसको जोड़ना है, प्रशासनिक विभागों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण इसको जोड़ना है, और शेष विषयों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण मतलब जितने भी हस्तांतरण हैं उनको उसमें जोड़ देने हैं, और निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से अर्जित आय को जोड़ देना है, और विदेशों से शुद्ध साधन आय को भी इसमें जोड़ देना है, क्योंकि वो भी प्राइवेट इनकम होती है। तो इस प्रकार से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से अर्जित आय है वो हमारे पास कितनी है, 800 है, उसको 800 को हम जोड़ देंगे, और जो हमारे पास सरकारी प्रशासन विभागों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण है वो हमारे पास जो है 300 है, तो उसको भी ऐड कर देंगे इसमें। और उसके बाद जो है हमारे पास दे रखा है विशेष विषयों से शुद्ध अन्य वर्तमान हस्तांतरण, वो 200 है, तो उसको भी इसमें ऐड करना है, और विदेशों से शुद्ध साधन आय
उसको हमको ऐड करना है, क्योंकि वो नेगेटिव है तो इसलिए वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इनको हमने जोड़ दिया है, तो ये जो है 800 और 300, 1100 और 200, 1300 पहले अलग कर दिए। फिर ये प्लस माइनस यहाँ पे क्योंकि जोड़ना था तो ये नेगेटिव है तो इसको घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1200 करोड़ हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो निजी आय कितनी हो गई, 1200 करोड़। अब इसी प्रकार से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय हमारे लिए थोड़ा और आसान हो गया, क्योंकि हमने निजी आय को कैलकुलेट कर लिया है। तो निजी आय को जब कैलकुलेट कर लिया है तो अब जो है हमको निजी आय हमारे पास 1200 करोड़ आ गई। अब निजी निगम क्षेत्र की बचतें, निजी निगम क्षेत्र की जो बचतें हैं वो हमको क्या करनी है, घटा देनी है, और निगम कर भी इसमें से घटा देना है, तब हमको जो है व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, 1200 में से निजी निगम क्षेत्र की बचतें हमको 200 करोड़ दे रखी थी और निगम कर हमको 100 करोड़ दे रखा। तो हमने इसको घटाया यहाँ पर, तो हमको ये कितना प्राप्त हो गया, हमको जो है ये 900 करोड़ प्राप्त हो गया है। तो हमारी पर्सनल इनकम कितनी होगी, 900 करोड़। तो इस प्रकार से ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, तो इसको आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और अगर फिर भी नहीं समझा, किसी ने अगर समझ में कोई दिक्कत हुई तो वीडियो को स्किप करें, पीछे ले जाएं, और फिर भी नहीं आया तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से जो आपकी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।